Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7, The Age of Guptas. बेटा एक्चुअल में ये हिंदी में गुप्त एम्पायर है। ठीक कोई बात? तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग? तो पहले हम लोग देखेंगे कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे, कौन सी कंडीशंस थी जिनके अंदर में राइज हुआ किसका, गुप्ता एम्पायर का या गुप्त साम्राज्य का। वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमने गुप्त एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, गुप्तास की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। हम लोग चंद्रगुप्त वन को पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त टू को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त टू को ही हम विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। उसके बाद कुमारगुप्त आएंगे, फिर लेटर गुप्त रूलर्स आएंगे या लेटर गुप्ता रूलर्स आएंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे पूरे के पूरे एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। गुप्ता या गुप्त रूल जब चल रहा था तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, मतलब प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वो देखेंगे हम। फिर हम साथ ही साथ पढ़ेंगे कि भाई लिटरेचर में, एजुकेशन में, लिटरेचर की प्रोग्रेस में क्या कंट्रीब्यूशन था गुप्त एम्पायर का या गुप्ता एम्पायर का। साइंस की फील्ड में क्या डेवलपमेंट्स हुए जब ये रूल कर रहे थे। रिलीजन, कल्चर, आर्किटेक्चर, धर्म, संस्कृति और आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुए। फिर हम ये भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। हम देखेंगे इसे गोल्डन एज क्यों कहते हैं इंडियन कल्चर का। फिर गुप्तास के बाद में क्या हुआ नदन इंडिया में, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। आए बात समझ में? चले आगे, चलो बेटा, अगर आपने चैप्टर 5 का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो लास्ट मौर्यन रूलर थे वो थे बृहद्रथ। लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे? बृहद्रथ। इन्हें किल किया था किसने? एक आर्मी जनरल ने जिनका नाम था पुष्यमित्र। और फिर पुष्यमित्र ने मौर्यन डायनेस्टी को खत्म करके जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी उसका नाम था सुंग डायनेस्टी। ठीक है, ये कब किया था उन्होंने? 187 BC। अभी भी हम कहाँ चल रहे हैं? बिफोर क्राइस्ट, मतलब अभी एडी पे हम नहीं आए हैं, बिफोर कॉमन एरा में ही है। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर 5 देखा होगा तो देखा होगा कि जो बृहद्रथ हैं वो लास्ट मौर्यन रूलर हैं। उन्हें मार किसने दिया था? उनके अपने आर्मी जनरल पुष्यमित्र ने। और पुष्यमित्र ने उसके बाद एस्टेब्लिश की थी क्या? सुंग डायनेस्टी। कब? 187 BC में। अब बेटा अगर मैं पुष्यमित्र की बात करूं तो इसका जो करियर था, इसकी जो लाइफ थी, एक तो लॉन्ग भी थी, साथ ही साथ बहुत इवेंटफुल भी थी। इसने 36 ईयर रूल किया। मतलब पुष्यमित्र ने सुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया 187 BC में, अबाउट 187 BC में। एक अच्छे टाइम तक रूल किया। कब तक रूल किया? 36 ईयर रूल किया। उसके बाद जो सुंग डायनेस्टी थी वो कब तक रूल करती रही? 115 ईयर्स तक। देखो जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और महेंद्र थे, या उनके आगे भी जो रूलर थे, ठीक है, बृहद्रथ लास्ट रूलर था। तो मौर्यन डायनेस्टी बहुत टाइम तक चलती रही। ऐसे पुष्यमित्र जिन्होंने सुंग डायनेस्टी को फाउंड किया था वो खुद 36 ईयर तक रूल करते हैं, पर उसके बाद उनके जो सक्सेसर होते हैं वो रूल करते हैं। और ऑल इन ऑल टोटल सुंग डायनेस्टी 115 ईयर रूल करती है। जो लास्ट सुंग किंग होते हैं वो होते हैं देवभूति। कौन होते हैं बेटा? देवभूति। इन्हें कौन किल करेंगे? उनके अपने मिनिस्टर जिनका नाम होगा वासुदेव कान्व। तो बेटा ये जो वासुदेव कान्व होते हैं ये देवभूति को मार देते हैं। कब? 72 BC में। अब हम बेटा 1 AD के पास आते जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देवभूति लास्ट सुंग किंग होंगे, इनको मारेंगे इनके अपने मिनिस्टर जिनका नाम होगा वासुदेव कर्ण। जो कण्व डायनेस्टी है, कण्व, इसको हिंदी में से लिखते हैं कर्ण। जो कण्व डायनेस्टी है वो लगभग 45 साल रूल करेगी, 45 ईयर रूल करेगी। 72 BC से रूल करेगी 27 BC। और पास आ गए अब हमें के, ठीक है। इट वॉज ओवर रन बाय आंध्र रूलर्स। और इन्हें कौन हटाएंगे? आंध्र रूलर्स। तो बेटा इस पूरे पैराग्राफ में अभी गुप्त एम्पायर को हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि भाई लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, उसको मारा पुष्यमित्र सुंग ने, बनाई सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी चली 115 साल। और सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति। देवभूति को मारा वासुदेव ने, वासुदेव कण्व ने। और फिर कण्व डायनेस्टी चली 45 ईयर्स। और इन्हें खत्म करते हैं, इन्हें खत्म हटाते हैं कौन? आंध्र रूलर्स।
इस टाइम तक बहुत सारे रीजन्स थे इस सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने इंडिपेंडेंस अचीव कर ली थी। क्या अचीव कर ली थी बेटा? इंडिपेंडेंस। ये जो टाइम था, इस टाइम तक देखो, जब अशोक रूल कर रहे थे उस टाइम में मौर्यन डायनेस्टी एक इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर रूल कर रही थी, है ना। फिर उसके बाद सुंग आए, सुंग के बाद कौन आए? कर्ण आए, कर्ण के बाद अदर रूलर्स आए। पर ये टाइम ऐसा था, अब वाला जो टाइम था 27 BC वाला, कि इस टाइम में बहुत सारे किंगडम्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया था। इस अब बेटा कलिंग लोग पावर में आएंगे। कलिंगा रोज टू पावर। जब कलिंग पावर में आएंगे तो किसकी लीडरशिप में पावर में आएंगे बच्चा? किंग खारवेल। आपको किंग खारवेला पढ़ना हो तो वो पढ़ लो, पर वो किंग खारवेल ही राजा जो खारवेल थे, उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी कि उस टाइम में जो कलिंग थे वो पावर में आ गए। नॉर्थ वेस्ट में जो अलेक्जेंडर के जनरल थे, मतलब देखो वो एरिया जो पाकिस्तान लाहौर वाला जो एरिया है, वहां पर अलेक्जेंडर के जनरल थे, तो उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। इसी बीच एक बेस्ट नोन इंडो ग्रीक किंग होते हैं जिनका नाम होता है मिनांडर, वो भी अनुयायी बन जाते हैं। अनुयायी मतलब डिसिप्लाई, डिसिप्लाई का हिंदी मीनिंग होता है अनुयायी। वो अनुयायी बन जाते हैं बुद्धिस्ट मंक नागसेन के। ठीक हुई बात। एक मोस्ट नोन इंडो ग्रीक किंग है जिनका नाम है मिनांडर। मिनांडर क्या बन गए? अनुयायी। डिसिप्लाई किसके बन गए बेटा? बुद्धिस्ट मंक नागसेन के। और बेटा इनका जो कैपिटल होता है वो होता है साकला, सियालकोट इन पाकिस्तान। आज हम उसे सियालकोट कहते हैं, पहले ये लोग साकला कहते थे। तो मिनांडर जो अनुयायी बने नागसेन के, नागसेन कौन थे? एक बुद्धिस्ट मंक थे, उनका कैपिटल था साकला। किसका कैपिटल? मिनांडर। ठीक है। और इनके जो कॉइन है हमें काबुल में भी मिले। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो काबुल तक इनके कॉइन मिल रहे हैं, और मथुरा मतलब दिल्ली के पास में मथुरा, वहां तक इनके कॉइन्स मिल रहे हैं। अब हम वो बैकग्राउंड पढ़ेंगे बच्चा जहां से राइज होगा गुप्त एम्पायर का, गुप्त साम्राज्य का, या गुप्ता साम्राज्य का। जो सतवाहन होते हैं बच्चा, सतवाहन से बहुत लंबे टाइम रूल करने वाले रूलर्स होते हैं। लगभग 300 साल इन्होंने रूल किया। 300 साल रूल करने वाले रूलर से सतवाहन। ये कहाँ रूल कर रहे थे? नदर्न दक्कन। नदर्न दक्कन मतलब देखो ये वाला जो एरिया है, ये इसको हम दक्कन प्लेट्यू कहते हैं। तो दक्कन का नॉर्थ ये हो गया, दक्कन का साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये। तो नॉर्दर्न दक्कन बोले तो आंध्रा वाला जो रीजन था, वहां से ये रूल करना स्टार्ट करते हैं। वहां पर अच्छा खासा इनका एक इन्फ्लुएंस होता है, और ये 3 सेंचुरीज तक रूल करते हैं, 300 साल तक रूल करते हैं। फर्स्ट सेंचुरी BC टू 220 AD। फर्स्ट सेंचुरी से जो रूल करना चालू करते हैं तो 220 AD तक रूल करते हैं। दे एक्टेड एज स्टेब्लिशिंग फैक्टर्स इन द दक्कन। और ये डेक्कन में एस्टेबलाइजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं, पॉलिटिकल यूनिटी देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देते हैं सदर्न इंडिया को। तो सदर्न इंडिया को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी देने का काम सतवाहन करते हैं। नॉर्थ में कुशान्स रूल कर रहे होते हैं, और एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति होते हैं कुशान। जब कनिष्क रूल कर रहे होते हैं, अंडर कनिष्क द कुशान एम्पायर हैड रीच्ड इस पीक। जब कनिष्क रूल कर रहे होते हैं तो कुशान एम्पायर अपने पीक पे होता है। देखो जैसे साउथ में सतवाहन थे वैसे ही नॉर्थ में कुशन थे, कुशान रूलर थे। अभी जो कुशान रूलर थे बच्चा, इनका एक राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, उसका नाम था कनिष्क। तो जब कनिष्क रूल कर रहे होते हैं तो ये एम्पायर बहुत पीक पे होता है। ये एक बहुत बड़े कनकरर होते हैं, और ये भी बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस करते हैं, बुद्धिज़्म को पसंद करते हैं। जो सतवाहन और जो कुशान एम्पायर होता है ये ख़त्म होता है मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी AD। मतलब अब साउथ से कौन गए बेटा? सतवाहन। नॉर्थ से कौन जाएंगे? कुशान। तो जो सतवाहन है और जो कुशान एम्पायर है ये खत्म होगा कब? मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी किसको बोलते हैं? वो पीरियड जो 201 से चालू होके कहाँ खत्म होगा? 300। ठीक है बात। अब देखो ये शुरू कैसे होता है? 0 to 100, ये हो गई फर्स्ट सेंचुरी। 101 to 200 ये हो गई सेकेंड सेंचुरी। 201 to 300 ये क्या होगी बच्चा? 3rd सेंचुरी। आई बात समझ में? तो सतवाहन और कुशान एम्पायर का एंड होता है इन द मिडल ऑफ 3rd सेंचुरी। मतलब 250s में
260s में ये खत्म हो जाते हैं। कौन कौन? सतवाहन और कुषाण भी। अब आएंगे गुप्ता या गुप्त एम्पायर अब पावर में आएगा। ठीक है। द राइज ऑफ गुप्तास टू पावर वॉज एन इवेंट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। और इनका गुप्त साम्राज्य का पावर में आना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इंडियन हिस्ट्री में, इसका बहुत महत्व है। जो गुप्ता एम्पायर है वो यूनिटी और पीस लेके आता है नियरली होल ऑफ नदर्न इंडिया। मतलब अब नदर्न इंडिया फिर से एक हो जाएगा अंडर अंडर गुप्ता एम्पायर। देखो सेंट्रल कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होगा, एक बड़ा एम्पायर नहीं होगा, तो छोटे छोटे एम्पायर आपस में लड़ लड़ के छोटे छोटे एरिया के लिए ही परेशान होते रहेंगे। पर कम से कम एक जब बहुत बड़ा रूलर रूल करने आता है, अपना साम्राज्य बनाता है, तो बेटा होता क्या है कि अंडर वन रूफ सब लोग रहते हैं। तो जब अंडर वन रूफ रहते हैं तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते नहीं है, और आपस में लड़ेंगे नहीं तो पीस रहेगी, है ना। तो समझ में आया कि एक वन रूफ के अंदर रहना थोड़ा सा सेफ है, थोड़ा सा पीसफुल है, रादर देन इंडिविजुअली रहना और फिर छोटे छोटे एम्पायर के टुकड़े के थोड़े थोड़े पार्ट के लिए लड़ते रहना। तो गुप्ता एम्पायर क्या ले आया बच्चा? पीस ले आया नियरली पूरे, मतलब लगभग पूरे नदर्न इंडिया में। ये उतना ही एक्सटेंसिव था बच्चा जितना मौर्यन एम्पायर। इट वॉज फार लेस एक्सटेंसिव देन मौर्यन एम्पायर, पर मौर्यन एम्पायर से ज़्यादा स्टडी था, मोर एंड्योरिंग था। एंड्योरिंग को आप यहाँ पर मोर ड्यूरेबल की तरह ले सकते हो, है ना। कैसा था? एंड्योरिंग, मोर एंड्योरिंग मतलब ज़्यादा ड्यूरेबल था, बहुत लंबे टाइम तक टिका रहने वाला एम्पायर था। तो जैसे ही गुप्ता का राइज होता है, इससे इंडियन हिस्ट्री में अगेन टर्निंग पॉइंट आता है। जो छोटे छोटे किंगडम्स थे फिर से यूनाइटेड हो जाते हैं और पूरा नदर्न इंडिया पीसफुल तरीके से रहने लगता है। हम अगर इसको मौर्यन डायनेस्टी से कंपेयर करें या मौर्यन एम्पायर से कंपेयर करें, तो ये फार लेस एक्सटेंसिव भी था, उतना ही बड़ा भी था, साथ ही साथ उससे ज़्यादा स्टेडी और ज़्यादा एंड्योरिंग था। अगर हम गुप्ता के ओरिजिन की बात करें तो ये टिल डेट एक मिस्ट्री ही है, श्राउडेड मिस्ट्री है। जो गुप्ता डायनेस्टी के या जो गुप्त एम्पायर के फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी was श्रीगुप्त, who probably was the only minor chief। एक माइनर चीफ हुआ करते थे पहले, ठीक है। He was followed by his son घटोत्कच गुप्त। ठीक हुई बात। तो वैसे तो जो गुप्त डायनेस्टी का जो ओरिजिन है वो मिस्ट्री से भरा ही हुआ है, पर हम बोल सकते हैं कि गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे। हु प्रोबेबली वॉज ओनली अ माइनर चीफ, जो किसी के कभी कहीं माइनर चीफ रहे होंगे, उनको फॉलो करते हैं उनके बेटे घटोत्कच गुप्त। वो एक स्टाइल्ड महाराजा होते हैं, पर इनके बारे रिगार्ड्स में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ना ही तो हमें श्रीगुप्त के रिगार्ड में बहुत कुछ पता चलता है, ना ही तो घटोत्कच गुप्त के बारे में कुछ पता चलता है। और घटोत्कच गुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त वन। ठीक है। श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, फिर आएंगे चंद्रगुप्त वन। ठीक कोई बात। तो इसको ऐसे याद रखना, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त और फिर आएंगे चंद्रगुप्त। अब हम वो सारे सोर्सेस को डिस्कस करेंगे जिनको पढ़कर हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं द एजेस ऑफ गुप्तास। गुप्त एम्पायर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सोर्सेज हमारे पास हैं, अब हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज लिटरेरी भी हैं, आर्कियोलॉजिकल भी हैं अबाउट द एम्पायर ऑफ गुप्त। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो पहले हम लिटरेरी अकाउंट ऑफ फायान। फायान इंडिया को विजिट करते हैं जब चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे होते हैं। चंद्रगुप्त टू कब से कब तक रूल करते हैं? 375 से 414। चंद्रगुप्त कब से कब तक रूल करेंगे? चंद्रगुप्त टू 375 से 414 एडी तक। इसके टाइम में आते हैं फायान, नाम से पता चल रहा होगा चाइनीज है ये चाइनीज इंडिया आते हैं चंद्रगुप्त टू के टाइम में।
पूरे इंडिया में ट्रेवल करते हैं, 13 साल यहीं रुकते हैं। जब वो चाइना वापस जा रहे होते हैं तो लिखते हैं फू खो की द ट्रेवल ऑफ फायान। और उनके मेन ऑब्जर्वेशंस थे, तो बेटा ये है फायान। चलो फायान ने क्या क्या लिखा, इन्होंने बोला जो सिटी थी पाटलिपुत्र, उसमें 2 ग्रैंड मोनेस्ट्रीज थी, एक थी हिनायन और दूसरी थी महायान की। हिनायन महायान बच्चा ये बुद्धिज्म के ही 2 ब्रांच है, बाद में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया 2 में, हिनायन और महायान। उन्होंने ये बताया कि अशोक का जो पैलेस है उसका जो ग्रैंडियर है, जो भव्यता है, वो देखते ही बनती है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसकी भव्यता को देख के। जब देखो ये गुप्त रूल जब चल रहा था, मतलब चंद्रगुप्त 375 में रूल कर रहे हैं, उनके टाइम में ये जा रहा है ना, उस टाइम में इंडिया को विजिट कर रहा है। टिल डेट जो भव्यता थी, जो ग्रैंडियर था पाटलिपुत्र का, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तो वो यही कह रहे हैं, फायान कह रहे हैं कि जब मैंने पाटलिपुत्र को देखा उस टाइम तक अशोक के ग्रैंडियर में कोई कमी नहीं आई थी। जो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी थी कैपिटल सिटी की, उसने फायान को बहुत ही ज़्यादा डीपली इम्प्रेस किया। एक्सीलेंट हॉस्पिटल थे जिन्हें रन कर रहे थे वेल्दी सिटीजन्स ऑफ द टाउन। थिंक अबाउट इट, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी रन हो रहे हैं और वो हॉस्पिटल्स को रन कर रहे हैं वेल्दी मर्चेंट्स, वेल्दी सिटीजन्स। मतलब कोई प्रॉब्लम आसपास देखने को नहीं मिल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और यहाँ पर एक बात और फायान नोटिस करते हैं कि जो किंग होते हैं वो अपने आप को डिवोट करते हैं वैष्णव। वैष्णव बोले तो विष्णु जी को मानने वाले लोग होते हैं। जो रिलेशन होता है बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ वेरियस सेक्ट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सैविशम एंड अदर्स, वर कॉर्डियल। मतलब देखो ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म को मानने वाला हर व्यक्ति जैनिज्म को मानने वाले को मारना चाहता था, उसको डीमीन करता था, डिग्रेड करना चाहता था। शैविज्म बोले तो शिव शंकर को मानने वाले, शिव को मानने वाले शैविज्म होते हैं। तो यहाँ शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब बहुत ही पीसफुली एक हार्मोनियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। इनके बीच के जो रिलेशन होते हैं वो कॉर्डियल रिलेशन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं विष्णु को मानती हूँ तुम शिव को मान रहे हो तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बेटा ये जो वर्ड है कॉर्डियल, इसका मीनिंग होता है सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, प्यार से। तो किंग इस पर्टिकुलर टाइम में डिवोट कर देते अपने आप को वैष्णव को, पर जो शैविज्म को मानने वाले थे, बुद्धिज्म को मानने वाले थे, जैनिज्म को मानने वाले थे, ये बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे। लोग इस टाइम में ऑनेस्ट थे, लॉ अबाइडिंग थे, नियमों के हिसाब से चलते थे। अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कोई नहीं थे। वो यहाँ से वहाँ से यहाँ जा आ सकते थे। ठीक है, जहाँ भी उन्हें इच्छा होगी जाने की वहाँ जा सकते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में ही जब चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे हैं तो फायान लिखते हैं लोग वफादार थे, नियम कानून को मानने वाले थे, उनके ऊपर कोई अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, वो फ्रीली यहाँ से वहाँ मूव कर सकते थे। जो क्रिमिनल लॉ थे वो भी माइल्ड थे। पनिशमेंट टू डेथ रिमेन्ड अननोन, और ऐसा तो कहीं देखने को भी नहीं मिला, कहीं पढ़ने को भी नहीं मिला। फायान बोलते हैं जब मौत की सजा सुनाई जाती हो, मतलब जो क्रिमिनल लॉ थे वो भी माइल्ड थे बेटा, है ना। मौत की सजा तो उन्होंने देखी और सुनी भी नहीं उस पर्टिकुलर टाइम में। फायान का जो नैरेटिव है वो हमें हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम बुद्धिज्म की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सोशल, रिलीजन और इकोनॉमिक कंडीशन भी जान सकते हैं कि 5th सेंचुरी एडी में कैसी सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन रही होगी। वेयर एवर ही वॉन्ट ही फाउंड द पीपल हैप्पी। उनका कहना ये था फायान का कि मैं जहाँ भी जाता था वहाँ मुझे लोग खुशी मिलते थे। तो बेटा अब तक हमने किसको पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा हमारे फायान के लिटरेरी वर्क को। अब हम अदर लिटरेरी वर्क को देखेंगे। तो अदर लिटरेरी वर्क में हम लोग पढ़ेंगे कालिदास को। किसको बेटा, कालिदास को। तो अगर आप गुप्त एम्पायर को, गुप्त पीरियड को पढ़ रहे हैं और कालिदास को नहीं पढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपने इनकम्प्लीट गुप्त डायनेस्टी को पढ़ा है, क्योंकि गुप्त पीरियड के ग्रेट लिटरेरी जीनियस थे कालिदास। इनका एक बहुत ही प्यारा ड्रामा या प्ले है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतला, जिसे शकुंतला भी कहते हैं। ये बेस्ट लिटरेरी प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड का बेस्ट लिटरेरी प्रोडक्शन हम शकुंतला को कह सकते हैं, जिसे लिखा है कालिदास ने।
स्मृतिज भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट गुप्त सोसाइटी। विशाख दत्त का जो देवी चंद्र गुप्तम है वो भी एक बहुत बढ़िया लिटरेरी सोर्स है, एक संस्कृत ड्रामा है जो चंद्रगुप्त टू की लाइफ से रिलेट करता है। तो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, स्मृतिज और शकुंतला, ये अदर लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें एक अच्छा खासा नॉलेज देते हैं गुप्त एम्पायर का। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको पता है कि क्वाइंस आते हैं, पॉट्स आते हैं, पिलर्स, रॉक एडिक्स, इंस्क्रिप्शन, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा गया है। इसे कंपोज किया है कोर्ट पोएट हरिसेन। हरि सेना नहीं पढ़ना बेटा, ये हरि सेन नाम का एक व्यक्ति था जो कोर्ट पोएट था, उसने संस्कृत में लिखा है अलाहाबाद पिलर के ऊपर। इससे आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द कॉन्क्वेस्ट एंड पर्सनालिटी ऑफ द किंग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने अलाहाबाद पिलर के ऊपर संस्कृत में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, एक प्रॉपर इंस्क्रिप्शन लिखा है। उस इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने कौन कौन से एरिया को जीता, कब जीता, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। बेटा ये जो इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, इसमें इसकी जीतों के बारे में लिखा है, कॉन्क्वेस्ट को लिखा है, पर जीतों को सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है कि भाई पहले इन्होंने किसको हराया, तो पहले इन्होंने नदर इंडिया के रूलर्स को हराया, आर्यव्रत को हराया, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया है इन्होंने। पहले इन्होंने हराया किसको, आर्यव्रत, नदर इंडिया के रूलर्स को, जिनके डोमिनियन को एनेक्स कर दिया गुप्ता रूलर्स ने। सपोज करो नदर इंडिया में XYZ MNOP बहुत सारे रूलर्स थे, उन सब की टेरिटरी को जीता, एनेक्स कर लिया किसने, गुप्ता रूलर्स ने। फिर ये राजा किसकी तरफ अटैक करने गए, सदर्न रूलर्स की तरफ अटैक करने गए, उन्हें हरा भी दिया पर उनकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं किया। कुछ अपने रीजंस रहे होंगे कि भैया नॉर्थ इंडिया का इतना बड़ा एरिया तो हमारे पास आ गया, उसे हम डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हम साउथ को भी कंट्रोल करेंगे तो बहुत बड़ा एम्पायर हो जाएगा, हो सकता है जिसको मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाए, इसलिए जीता तो पर टेरिटरीज को एनेक्स नहीं किया। बहुत सारे जो फॉरेस्ट ट्राइब थे, रूलर्स ऑफ फ्रंटियर्स थे, ईस्टर्न रीजन्स के थे, उन्होंने खुद ही सबमिट कर दिया एम्परर को और रेडी हो गए कि भाई हम आपकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, हम आपको बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया करेंगे हर साल, हमें इंडिपेंडेंट रहने दो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, वी आर एक्सेप्टिंग दैट सुप्रीम रूलर इज यू ओनली। उन्होंने सुप्रीम रूलर एक्सेप्ट करके हर साल ट्रिब्यूट देने की बात कही और इस तरीके से गुप्ता एम्पायर एक बहुत बड़े पार्ट में फैल गया। कहीं पर डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट की, एनेक्स कर लिया, कहीं पर कॉन्क्वेस्ट तो की पर एनेक्स नहीं किया, कई बार खुद राजा बोलने लगे हम सरेंडर करते हैं, इस तरीके से। इसी इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त की कोई भी हार नहीं हुई, ठीक है। फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन इट वुड अपीयर दैट समुद्रगुप्त नेवर न्यू एनी डिफीट, वो कभी हारा नहीं। इन सब के बाद जो कॉन्क्वेस्ट थी समुद्रगुप्त की, वो उसने और ज़्यादा बढ़ाई थ्रू अश्वमेध यज्ञ। आपने अश्वमेध सुना होगा कि हम लोग एक घोड़े को छोड़ देते हैं, जिन टेरिटरीज को वो घोड़ा क्रॉस करते जाता है वो सीधे उस राजा की कंट्रोल में आ जाती हैं जो वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है। अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक लेगा, उस हॉर्स को रोक लेगा, तो उसे फिर उस ये राजा के साथ फाइट करनी पड़ेगी जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। देखो समझो, यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, एक्स किंग कर रहे हैं, इनका जो हॉर्स था वो ये टेरिटरी, वाई की टेरिटरी पार कर गया, ओ की टेरिटरी पार कर गया, तो ये बात मानी जाती है कि वाई और ओ ने एक्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है। पर जैसे ही वो पी की टेरिटरी में जाने लगा, पी की सेना ने उस हॉर्स को यहाँ पर रोक लिया, तो अब पी और एक्स के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है बात। तो बाद में जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके और भी कॉन्क्वेस्ट किए। इस ओकेशन पे इसने गोल्ड कॉइन को इशू किया जो सेक्रीफाइशियल हॉर्स को दिखाता है। अश्वमेध यज्ञ खत्म होने के बाद उस हॉर्स का सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, उसकी बलि दे दी जाती है। तो जो गोल्ड कॉइन इस टाइम में इशू किया उसके ऊपर कौन बना था, वही घोड़ा, वही सेक्रीफाइशियल हॉर्स। जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त को बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी कहता है। तो और ये भी कंफर्म हो जाता है, एक गोल्ड कॉइन ऐसा भी है जिसमें वीणा ल्यूट बजाते हुए दिख रहे हैं समुद्रगुप्त। तो
देखो, पहले मैंने देखा, एक यहाँ पर पढ़ा कि भाई समुद्रगुप्त एक बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे। फिर मैंने एक कॉइन देखा जिसमें समुद्रगुप्त खुद ही क्या गोल्ड कॉइन के ऊपर वीणा बजा रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये बात तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, जॉइंड है। पुष्टि हो गई इस बात की तो कि सच में कि भैया जो समुद्रगुप्त थे बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, जिन्हें वीणा बजाना भी आता है। अब हम देखेंगे द विष्णु टेम्पल्स एंड ग्रेट गुप्ता स्कल्पचर्स। विष्णु टेम्पल्स और गुप्ता स्कल्पचर्स को देखेंगे हम। जो विष्णु टेम्पल है देवगढ़ झांसी के पास में, देवगढ़ में जो विष्णु टेम्पल है वो बताता है कि भाई अब टेम्पल बनाने के स्टाइल में चेंज आने लग गया है। पहले अर्ली फ्लैट रूफ्ड इस तरीके के मंदिर हुआ करते थे, बाद में शिखर बनाया जाने लगा, बड़े बड़े टावर्स बनाए जाने लगे मंदिर के ऊपर। तो जो विष्णु टेम्पल है देवगढ़ में झांसी के पास में, वो बताता है कि भाई अब चेंज आने लगा है, अर्ली फ्लैट रूफ टेम्पल्स टू लेटर स्टाइल विथ हाई शिखर टावर्स बनने लगे। जो गुप्त स्कल्पचर्स थे वो बिल्कुल डिसरिगार्ड करते थे फॉरेन इन्फ्लुएंस को, और उन्होंने अपना पूरी तरीके से टोटली इंडियन स्टाइल को चुना स्कल्पचर बनाने के। गुप्ता के जो स्कल्पचर्स थे वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को पूरी तरह डिसरिगार्ड करते थे। इन्होंने अडॉप्ट किया स्टाइल विच इज़ टोटली इंडियन इन कैरेक्टर, जो पूरी तरह इंडियन कैरेक्टर का होगा। जो गुप्त आर्टिस्ट थे उन्होंने ब्यूटीफुल स्टैचू बनाए बुद्ध के, बोधिसत्व के, विष्णु के और दूसरे ब्राह्मणिकल गॉड के। तो इसके पहले जितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंस था मूर्तियों के ऊपर, स्कल्पचर्स के ऊपर, वो खत्म हो गया। अब प्योर इंडियन स्टाइल में मूर्तियां वगैरह बनने लगी। बुद्ध की मूर्ति बनी, बुद्ध सत्व की बनी, विष्णु की बनी, दूसरे ब्राह्मणिकल गॉड की बनी। जो इमेज थी उसमें भगवान बुद्ध को बैठे हुए दिखाया सारनाथ में। स्टैंडिंग बुद्ध की मूर्ति भी डिस्कवर की हमने मथुरा में। ये आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन है गुप्त स्कल्पचर की। तो हमें बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति भी मिली, खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति भी मिली। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिलती है हमें बेटा सारनाथ में, और खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति मिलती है हमें मथुरा में। तो ये फाइनेस्ट स्कल्पचर है गुप्ता एम्पायर के। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त वन को, जो 320 से लेकर 335 AD तक रूल करते हैं। चंद्रगुप्त वन जो है वो टाइटल लेते हैं महाराजाधिराज का। चंद्रगुप्त वन का टाइटल क्या है? महाराजाधिराज। तो बेटा एक बार फिर से ध्यान करो कि श्रीगुप्त ने एम्पायर को बनाया, फिर आए घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद कौन आए? घटोत्कच गुप्त, और फिर आते हैं चंद्रगुप्त वन। तो जो चंद्रगुप्त वन होते हैं वो महाराजाधिराज का टाइटल लेते हैं। ये पहले रूलर ऐसे होते हैं जिनकी पावर और जो प्रेस्टीज होती है उसके नाम से गुप्त डायनेस्टी को जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू रेज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। मतलब गुप्ता डायनेस्टी तो पहले भी थी, पर उस गुप्त डायनेस्टी की पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाने में हमारे चंद्रगुप्त वन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इनकी जो शादी होती है वो लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी से होती है। तो कुमार देवी किसकी वाइफ है? चंद्रगुप्त वन की। चंद्रगुप्त वन किसके बाद रूल करने आते हैं? घटोत्कच के बाद रूल करने आते हैं, है ना। इनका जो एक्सेशन है वो लगभग 320 AD में हुआ। ये 335 AD तक रूल करते रहे। इन्हें थ्रोन कब मिला? 320 AD में। और कब तक रूल करते रहे? 335 तक। से 15 ही साल रूल किया इन्होंने, चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त की जो अथॉरिटी थी वो कहाँ तक एक्सटेंड हुई? मगध मतलब साउथ बिहार, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद फिर से प्रयागराज हो गया बच्चा, साकेत, अयोध्या एंड द नेबरिंग एरियाज, इतने एरिया तक कंट्रोल हो गया हमारे चंद्रगुप्त वन का। उसके बाद आएंगे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन के बाद आएंगे समुद्रगुप्त। कब से कब तक रूल करेंगे? 335 से 375, मतलब लगभग नहीं 40 साल ये रूल करते हैं हमारे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन वॉज फॉलोड बाय सन समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन के बाद कौन रूल करने आते हैं? समुद्रगुप्त। ही टर्न्ड आउट टू बी the most famous ruler of Gupta या गुप्त डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य के सबसे सफल राजाओं में हम देखते हैं किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और इनके रिगार्ड में हम पहले ही इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को पढ़ चुके हैं कि कितनी तारीफ लिखी है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, कि इन्होंने किस तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हुए इंडिया के डिफरेंट पार्ट को कनकर किया। Pillar inscription in which the poet narrated the skill of Samudragupta displayed in many battle
which left shears all over his body। और ये भी इसी इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया है कि कैसे पूरी बॉडी के ऊपर, समुद्रगुप्त की बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान होते हैं, और वो निशान इस बात को दिखाते हैं कि भैया ये कितना एविल वॉरियर है, कितनी लड़ाइयाँ इसने की हैं। ठीक है, और उसमें कहीं पर भी समुद्रगुप्त की हार के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ऐसा मानते हैं कि शायद समुद्रगुप्त कभी हारे नहीं होंगे। आर्यव्रत जीत लिया, डेक्कन के रूलर्स को जीता, और जीतने के बाद उनको उनकी टेरिटरी खुद रखने दी। बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो खुद ही उनकी जीत को स्वीकार करके उन्होंने ट्रिब्यूट देना चालू कर देती है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा। कहाँ पर? इलाहाबाद पिलर के ऊपर, है ना। समुद्रगुप्त के पापा थे चंद्रगुप्त वन। समुद्रगुप्त के अंदर में गुप्ता रूलर, या जो गुप्ता रूल था वो अपनी पीक को अचीव करता है। और अगर तुम्हें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को पढ़ो, सब कुछ पता चल जाएगा। इनकी जीतों की बात, हाँ बेटा, अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट को। तो हमने पहले ही देखा कि जो समुद्रगुप्त थे, पहले इन्होंने नदर इंडिया के रूलर्स को हराया और एनेक्स कर लिया उनकी टेरिटरीज को, है ना, एंड देयर डोमिनियंस। अब इसमें किस किस को जीता उन्होंने? नागाज ऑफ मथुरा, पद्मावती जो ग्वालियर के पास है, अक्षेत्र जो बरेली के पास में है, और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न इंडिया के जो रूलिंग चीफ थे, इतने बड़े एरिया को जीत चुके थे। कौन? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त। कौन जीत चुके थे? समुद्रगुप्त। फिर जो दूसरा उनका टारगेट था समुद्रगुप्त था, वो था डेक्कन की तरफ जाना, सदर्न रूलर्स की तरफ जाना। तो वहां पर भी वो 12 रूलर्स को जीत चुके थे, जिसमें से कि वो रूलर्स आते थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। उन्होंने इन रूलर्स को तो हराया बेटा, पर उनके एरिया को एनेक्स नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है आप रूल करते रहें, पर हमें आप गुप्ता एम्पायर को आप ट्रिब्यूट देते रहेंगे। अब ट्रिब्यूट में गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है, और कोई इम्पोर्टेंट कमोडिटी भी आती है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को लगा यार जितना बड़ा एरिया मैं बनाऊंगा उतना मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, तो बेटर है कि जो टेरिटरीज में नदर इंडिया के एनेक्स कर चुका हूँ उनके ऊपर मैं डायरेक्ट रूल करता हूँ, जिसके अंदर बरेली के पास वाला एरिया आ रहा है, उत्तर प्रदेश के पास वाला एरिया आ रहा है, हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पास वाला एरिया, ईस्टर्न इंडिया, इतनी एरिया पे मैं रूल करता हूँ। अब अगर मैंने साउथ के रूलर्स को जीत भी लिया है तो मैं इनकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं करता हूँ। 12 रूलर जीते, कहाँ कहाँ के? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, पर उनकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं कहा। उनसे कहा कि तुम रूल करो, हमें बस ट्रिब्यूट देते रहना। लास्ट में जो फ्रंटियर मोनार्क्स थे, जो फॉरेस्ट ट्राइब्स के जो रूलर थे, और जो दूसरे राजा थे, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि नहीं यार इससे तो जीतना बहुत मुश्किल है, ये अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमें हरा देगा, तो उन्होंने खुद से आकर ही ये बात मान ली कि भैया हम आपकी सुप्रीम पावर को मानते हैं और तुम्हें ट्रिब्यूट दिया करेंगे। इसमें थे बंगाल के रूलर, असम, नेपाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश के रूलर, जिन्होंने कहा कि आपको जरूरत नहीं है हमारे ऊपर अटैक करने की, हम मानते हैं आप महान हो, आप बैठो अपनी जगह पे, हम आपको ट्रिब्यूट देंगे। समुद्रगुप्त ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए, इसी कॉन्क्वेस्ट को जीता, और बाद में अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया। अब हम बेटा समुद्रगुप्त के पर्सनल अटेनमेंट्स को पढ़ेंगे। तो जो समुद्रगुप्त थे वो एक ग्रेट कनकरर ही नहीं थे, सिर्फ उन्हें लड़ना या जीतना ही नहीं आता था, वो बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर ही नहीं बल्कि के बढ़िया एक स्कॉलर भी थे, पोइट भी थे, म्यूजिक को भी लव करते थे, उन्हें कविराज भी कहा जाता है। कविराज बोले तो किंग ऑफ पोएट्स। इनके जो कॉइन्स थे वो दिखाते हैं कि ये ल्यूट बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, ये विष्णु को वर्शिप करते थे। इनका रिस्पेक्ट हर रिलीजन की टुवर्ड्स था, पर ज़्यादा ये इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स विष्णु। ये वीणा बजा पाते थे, ये बढ़िया पोइट्री कर पाते थे, ये पैट्रन थे लर्निंग के, मतलब जो लर्न मैंस थे उनको प्रॉपर पैट्रन देते थे और कहते थे आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के ऊपर काम करो, खाने पीने की चिंता नहीं करो, रहने की चिंता नहीं करो, वो सब हम तुम्हें देंगे। अब हम पढ़ेंगे उनके कॉन्क्वेस्ट को। तो इनका जो मेन अचीवमेंट था वो था कि इन्होंने शाख पावर को गुजरात से उखाड़ फेंका। काठियावाड़ पेनिनसुला और गुजरात में शाक रूलर रूल कर रहे थे, उनको ओवरथ्रो किया। और एक बड़ा प्लान था बच्चा, वो बड़ा प्लान ये था कि मुझे अगर शाक को हराना है तो पहले मुझे नाग प्रिंसेस या नाग एम्पायर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। तो चंद्रगुप्त ने शादी की कुबेर नाग, मतलब एक नाग प्रिंसेस से।
ही गेव द हैंड्स ऑफ हिज डॉटर टू रुद्रसेन टू, रुद्रसेन टू के साथ शादी कर दी अपनी बेटी की, जो कि एक वकाटक प्रिंस थे। वकाटक प्रिंस थे रुद्रसेन, उनसे अपनी बेटी की शादी कर दी। खुद शादी कर दी किससे? कुबेर नाग से। कुबेर नाग से। और इस तरीके से चंद्रगुप्त ने हर तरफ से अपने आप को सिक्योर कर लिया। कहीं पे मैट्रिमोनियल अलायंस से, कहीं से फ्रेंडशिप करके उन रूलर्स के साथ जो उन्हें सर्व करेंगे जब वो कैंपेन करेंगे किसके खिलाफ? शाक सत्रप्स के खिलाफ। तो कहानी इतनी समझ में आई क्या? देखो, उन्हें शाक क्षत्रप को हराना था, तो शाक क्षत्रप को हराने के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप भी बनाए। उन्होंने खुद कुबेर नागा से शादी कर ली, अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन टू के साथ कर दी। ही गेव द हैंड ऑफ हिज डॉटर टू रुद्रसेन टू, जो कि कौन थे? वकाटक रूलर थे। खुद शादी कर दी नागा प्रिंसेस कुबेर नागा से, जिससे कि ये सब उनको हेल्प करें जब वो शाक क्षत्रप के अगेंस्ट में प्लानिंग करें। इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद उनकी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो गई। इन्होंने अटैक किया शाक क्षत्रप के ऊपर और शाक रूल को ख़त्म कर दिया 395 से 400 एडी में। इस ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट के बाद चंद्रगुप्त ने टाइटल लिया, टाइटल ऑफ, समझ में आया? इस बड़ी जीत के बाद चंद्रगुप्त ने टाइटल लिया, टाइटल ऑफ सकारू। चलो, अब एक इंस्क्रिप्शन जो था कहाँ पर? आयरन पिलर में। कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास। एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें आयरन पिलर के ऊपर, जो कि कुतुब मीनार दिल्ली के पास में है। वो भी एक किंग जिसका नाम है चंद्र, उसके रिकॉर्ड्स को दिखाता है। एक और इंस्क्रिप्शन मिला हमें। कहाँ मिला? आयरन पिलर के ऊपर मिला। कहाँ? कुतुब मीनार के पास दिल्ली में। जो भी चंद्र नाम के राजा के चीतों को दिखाता है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है चंद्रगुप्त टू की तरह ही। हम कह सकते हैं कि सर्टेनिटी है। ही डिफीटेड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ हिज एनिमीज इन वांगा, कि भाई जो चंद्र नाम से लिखा गया रिकॉर्ड है कुतुब मीनार दिल्ली के पास में एक आयरन पिलर है उसके ऊपर, वो चंद्रगुप्त टू की ही बात कर रहे हैं। और इन्होंने सर्टेनली हराया है इनके एनिमी को, कॉमन एनिमी को। कहाँ पर? बंगा में। और इनके जो विक्टोरियस आर्म्स हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं बच्चा? नदन अफगानिस्तान तक पहुँचते हैं, वैलिकास तक पहुँचते हैं। इनका क्या स्थान है इतिहास में? अच्छा, ये वाला पैराग्राफ अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लो। एक और इंस्क्रिप्शन मिला है हमें आयरन पिलर के ऊपर। कहाँ पर? कुतुब मीनार दिल्ली के पास में। वो भी चंद्र नाम के राजा की बात करते हैं, मतलब इस चंद्र को हम बोल रहे हैं कि चंद्रगुप्त टू है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने इनकी एनिमी दुश्मनों को हराया। कहाँ पर? बंगा में। और ये पहुंचे कहाँ तक? अफगानिस्तान तक। इनका इतिहास में क्या रोल है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वेस्ट नोन है इनके ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, इनकी जो खुद की होशियारी थी, इन्होंने जो आर्ट और लिटरेचर को पैट्रोनेज दिया, सेफ्टी दी, उसकी वजह से ये जाने जाते हैं। फाहियान जो इंडिया आते हैं इनके रीन में, चंद्रगुप्त टू जब रूल कर रहे होते हैं, जब फाहियान इंडिया आते हैं, इंडिया के सारे पार्ट में घूमते हैं और एक डिटेल्ड अकाउंट देखे जाते हैं कि उन्होंने क्या 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 देखा इंडिया में। फाहियान के अकाउंट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी नरेटेड द फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम, जिन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट को विजिट किया। हमने पढ़ा था ना शुरुआत में, वही। इसमें क्या क्या देखा था? ये मथुरा गए थे, कन्नौज गए थे, कौशंबी गए थे, काशी गए थे, काशी को वाराणसी भी कहते हैं, कपिल वस्तु गए, पाटलिपुत्र गए। और इन्होंने पाटलिपुत्र का जो बताया कि अशोक का जो पैलेस था वो आज भी उतना ही ग्रैंड है। नालंदा भी गए और दूसरी जगह भी गए। इन्होंने इनकी डायरी में सब कुछ लिखा जो बाद में पढ़ाया गया। इन्होंने लोकेलिटीज़ के बारे में मेंशन किया, लोग क्या करते थे, उनका जीवन कैसा था, वो सब भी लिखा। और जो फाहियान थे वो लगभग हिस्टोरियंस के लिए बहुत कुछ करके गए। फाहियान ऐसा कहते हैं जहाँ पर भी जाते थे वो देखते थे लोग बहुत खुश हैं, उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो उनकी ज़रूरत की हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, इवन एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल्स हैं। उसने ऐसा लिखा है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम कुमार गुप्त से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को।